हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इमर्स केमिस्ट्री क्लासेस। माय नेम इज शुभम दाबाड़े और आज का हमारा टॉपिक है क्रोमेटोग्राफी। सो व्हाट इज द क्रोमेटोग्राफी? सिंपली हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्रोमेटोग्राफी कुछ नहीं है, सिर्फ एक सिंपल सेपरेशन मेथड है। मान लो कि हमारे पास एक मिक्सचर है ए बी सी डी। ये मिक्सर में से हमको ए बी सी और डी इनको सेपरेट करना है। तो हम कैसे करेंगे इसको? तो ये सेपरेशन होगा क्रोमेटोग्राफी की मदद से। सिंपली इसके अंदर जो सेपरेशन होगा वो स्टेशनरी फेस और मोबाइल फेस के दरमियान होगा। मतलब कुछ इसका जो परसेंटेज है, मान लो ए और बी मान लो मोबाइल फेस के अंदर रह जाएंगे और सी और डी ये स्टेशनरी फेस के अंदर रह जाएगी। कैसे? तो बिकॉज ऑफ पोलैरिटी। ये पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी के डिफरेंस के कारण ही ये सेपरेशन होगा। समझने की कोशिश करते हैं फिर से एक बार। तो जैसे कि मैंने कहा कि जो सेपरेशन है वो मोबाइल फेस और स्टेशनरी फेस के बीच में होगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम समझेंगे कि मोबाइल फेस है क्या और स्टेशनरी फेस क्या है, ठीक है। तो मोबाइल फेस क्या है? मोबाइल फेस का काम है सैंपल को आगे तक ले जाना, सिस्टम के अंदर से सैंपल को आगे ले जाना। ये हमारा मोबाइल फेस है, ये हमारा सैंपल है। जो हमारा मोबाइल फेस है वो सैंपल को लेके सिस्टम में आगे लेके जाता है और सिस्टम में वहां पे हमको मिलेगा स्टेशनरी फेस। सो मोबाइल फेस सैंपल को लेके स्टेशनरी फेस के ऊपर से पास होगा, जहां पे होगा सेपरेशन। इस जगह पे होगा सेपरेशन, ठीक है। जो ये सेपरेशन होगा वो पोलैरिटी के बेस पे होगा। तो कैसे होगा ये सेपरेशन? हम मान लेते हैं कि हमारा जो स्टेशनरी फेस है वो पोलर है। पोलर। और हमारा जो मोबाइल फेस है वो नॉन पोलर है, या तो उससे थोड़ा कम पोलर है। और ये डिफरेंस होना बहुत जरूरी है। अगर ये पोलर होगा तो इसका कम पोलर और या तो नॉन पोलर होना जरूरी है, नहीं तो सेपरेशन होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारे कंपोनेंट जो हमने देखे थे ए बी सी डी, ये जो हमारा मिक्सचर था इसमें इतने कंपोनेंट थे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारे जो कंपोनेंट ए और बी ये पोलर है। कंपोनेंट ए और बी पोलर है और सी और डी ये नॉन पोलर है। तो हमने जैसे कि देखा था क्या हुआ? स्टेशनरी फेस, मोबाइल फेस, और ये हमारा सैंपल ए बी सी डी। ये मोबाइल फेस सैंपल को लेके सिस्टम में आगे जाएगा। सो स्टेशनरी फेस हमारा है पोलर, ठीक है। और हमारे जो कंपोनेंट है सी और डी ये भी पोलर है। सो आगे सेपरेशन होगा तो यहाँ पे सी और डी ये स्टेशनरी फेस के पास रह जाएंगे और हमारे जो ए और बी ये मोबाइल फेस के पास ही रह जाएंगे। सो इस तरीके से हमारा सेपरेशन होगा मोबाइल। सो हमने यहाँ पे दिखा कि हमारा जो मोबाइल फेस है वो मूवेबल होता है और जो स्टेशनरी फेस है वो वहां पे ही रहता है। मोबाइल फेस इज अ मूवेबल, स्टेशनरी फेस इट्स नॉट मूवेबल। सॉरी फॉर माय हैंडराइटिंग। ओके, सो मोबाइल फेस के अंदर क्या क्या यूज हो सकता है तो उसके एग्जांपल देखें तो पेट्रोलियम ईथर, क्लोरोफॉर्म, ये मोबाइल फेस में यूज हो सकते हैं। ये बहुत मोस्ट कॉमन एग्जांपल है मोबाइल फेस के।
और स्टेशनरी फेज में क्या यूज होगा? सिलिका जेल। सो स्टेशनरी फेज का जो कॉमन एग्जांपल है वो सिलिका जेल है। टीएलसी के अंदर भी सिलिका जेल ही यूज होता है एज अ स्टेशनरी फेज, और मोबाइल फेज में जो यूज होगा वो पेट्रोलियम ईथर, क्लोरोफॉर्म और एन-हेक्सेन और भी बहुत सारे मोबाइल फेज होते हैं जो यूज हो सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ अ क्रोमेटोग्राफी। और आगे जाके और ज्यादा डीप में क्रोमेटोग्राफी हमको देखने को मिलेगा, बट दिस इज ओनली अ बेसिक मेथड कि क्रोमेटोग्राफी है क्या, सेपरेशन अंदर होता कैसे है। आगे जाके एचपीएलसी आएगा, जीसी आएगा, वहां पे हम जाके और डीप में क्रोमेटोग्राफी को समझेंगे कि कैसे वर्क होता है। तो हमने जैसे कि देखा कि क्रोमेटोग्राफी है क्या, कैसे इसके अंदर सेपरेशन होता है मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज के बीच में। तो हम इसको एक स्टेप और आगे लेके जाते हैं और क्रोमेटोग्राफी की एक मेथड जो सबसे बेसिक और सबसे सिंपल मेथड है उसको समझने की कोशिश करते हैं, जिसको कहते हैं टीएलसी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। टीएलसी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ओके, तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी को परफॉर्म करने के लिए हमको टीएलसी प्लेट की जरूरत होगी। टीएलसी प्लेट, तो टीएलसी प्लेट के ऊपर ये क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म होती है। तो टीएलसी प्लेट बेसिकली इंडस्ट्री के अंदर जो रेडीमेड टीएलसी प्लेट है वो यूज होती है, लेकिन हम उसको खुद बना भी सकते हैं। जो कैसे बनती है, जिसके लिए हमको लगेगा ग्लास स्लाइड। ग्लास स्लाइड, मान लो कि ये एक ग्लास स्लाइड है जिसके ऊपर हमको सिलिका जेल की एक यूनिफॉर्म लेयर लगानी है, यूनिफॉर्म थिकनेस की लेयर लगानी है। सो हमने मानो कि ये लगा लिया सिलिका जेल की यूनिफॉर्म थिकनेस वाली लेयर। ठीक है, सो ये हमारी टीएलसी प्लेट रेडी हो चुकी है और इसको हम क्रोमेटोग्राफी मतलब टीएलसी क्रोमेटोग्राफी के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन इससे ज्यादा जो रेडीमेड टीएलसी प्लेट है उसको यूज करना ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत अच्छे से और बहुत ज्यादा यूनिफॉर्मली सिलिका जेल की लेयर यूनिफॉर्मली लगी हुई होती है। सो उसको यूज करना ज्यादा अच्छा होगा। सो अब हम देखेंगे हाउ टू परफॉर्म थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी को हम कैसे परफॉर्म करेंगे, तो हम ले लेते हैं हमारी टीएलसी प्लेट जो कि रेडीमेड है। ठीक है, ये हमारी टीएलसी प्लेट है। एक टीएलसी प्लेट के ऊपर हमको 1 सेंटीमीटर यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है पेंसिल से। ठीक है, और ये लाइन हमको पेंसिल से ही ड्रॉ करनी है, बॉल पेन से हम इसको ड्रॉ नहीं कर सकते। उसका रीजन है वो जो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। ये हमारी टीएलसी प्लेट ले ली और यहाँ पे हमने 1 सेंटीमीटर दूर एक पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ करी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम हमारा एक सैंपल का ड्रॉप रखेंगे। यहाँ पे हमारे सैंपल का एक ड्रॉप हम रखेंगे। ठीक है, अब ये टीएलसी प्लेट को हमको रखना है टीएलसी चैम्बर के अंदर। टीएलसी चैम्बर बोलो या बीकर बोलो, कुछ भी बोलो, हमको इसके अंदर हमको रखना है। ठीक है, जहां पे टीएलसी चैम्बर के अंदर रखा हुआ है सॉल्वेंट सॉल्यूशन, इसके अंदर हमको हमारी टीएलसी प्लेट को रखना है। ये हमारा जो सॉल्वेंट है ये यहां तक डूबा हुआ होना चाहिए, लेकिन ये सैंपल को क्रॉस नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हमारा सैंपल पूरा का पूरा इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा और हमारा सेपरेशन जो है वो फेल हो जाएगा। इसलिए हमको बस इसको यहां तक भरना है। ठीक है, सो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन होना चाहिए कि यहाँ पे मोबाइल फेज है क्या और स्टेशनरी फेज क्या है। ठीक है, तो हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो सिलिका जेल है यहाँ पर टीएलसी प्लेट के ऊपर जो सिलिका जेल लगा हुआ है वो हमारा स्टेशनरी फेज है, और ये जो हमारा सॉल्वेंट है जो बीकर के अंदर है वो हमारा मोबाइल फेज है। तो अब समझे यहाँ पे जो सेपरेशन होगा वो ये मोबाइल फेज और ये प्लेट के ऊपर जो स्टेशनरी फेज लगा है इसके बीच में सेपरेशन होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, और एक दूसरी बात, ये जो हमारा जो टीएलसी चैम्बर है या जो बीकर है इसके अंदर
ये जो सॉल्वेंट है वो 20 से 25 मिनट पहले ही भर कर रख देना है, और उसको भर के ये पूरा जो चैम्बर है उसको सैचुरेटेड बनाना है। उसका रीजन है क्योंकि हम इसको इसके अंदर 20 से 25 मिनट पहले इसको भर कर रख देंगे तो हमारा पूरा का पूरा जो चैम्बर है उसके अंदर ये जो सॉल्वेंट की जो एयर है वो फैल जाएगी और ये पूरा का पूरा सैचुरेटेड हो जाएगा। इसलिए ये ध्यान रखना है कि 20 से 25 मिनट पहले हमको हमारा सॉल्वेंट भर के रखना है, उसके बाद ही हम टीएलसी प्लेट को अंदर रख सकते हैं। ठीक है, अब होगा क्या, ये जो हमारा जो सॉल्वेंट है वो धीरे धीरे ये प्लेट के ऊपर मूव करना स्टार्ट होगा। अब क्वेश्चन होगा ऐसे तो होगा कैसे, ये इसके ऊपर कैसे मूव करेगा? तो उसका रीजन है कैपिलरी एक्शन। ये कैपिलरी एक्शन के थ्रू हमारा जो सॉल्वेंट है वो टीएलसी प्लेट के ऊपर मूव होगा। सो ये कैपिलरी एक्शन है क्या? कैपिलरी एक्शन एक ऐसा फोर्स है, इसको फोर्स भी कह सकते हैं, इंट्रा मोलिकुलर फोर्स इसको हम कह सकते हैं, बिकॉज इसके ऊपर कोई हमने एक्सटर्नल फोर्स हमने इसके ऊपर लगाया नहीं है, फिर भी ये ऊपर मूव कर रहा है। क्यों? बिकॉज इंट्रा मोलिकुलर फोर्स बिटवीन अ सॉल्वेंट एंड सॉलिड, ये हमारा जो मोबाइल फेज सॉल्वेंट है ये और हमारा जो टीएलसी प्लेट है जो सॉलिड है, इसके ऊपर जो सॉलिड लगा हुआ है, इनके बीच में इंट्रामोलिकुलर फोर्स पैदा होता है और उनके कारण ये इसके ऊपर मूव होना स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कैपिलरी एक्शन और कैपिलरी इफेक्ट भी हम इसको बोल सकते हैं। तो यहां पे होगा क्या, हमारा जो सॉल्वेंट है वो धीरे धीरे इसके ऊपर मूव होना स्टार्ट होगा, इसके ऊपर मूव होगा और मूव होते होते ये सैंपल को लेके आगे जाएगा। ठीक है, ये हमारा जो सॉल्वेंट है वो सैंपल को लेके इसके ऊपर मूव आगे करेगा। ठीक है, हम देखते हैं कि हमारा सैंपल या तो मूव कर रहा है, ये आगे मूव करते करते आगे जाएगा। मान लो कि हमारा जो सॉल्वेंट है वो यहां तक मूव हुआ है और हमारा जो सैंपल है, मतलब सॉरी ये सैंपल नहीं, सैंपल के अंदर जो कंपोनेंट है वो कंपोनेंट यहां तक मूव हुए। अब कैसे डिसाइड होगा कि कौन सा कंपोनेंट यहां तक गया और कौन सा यहां तक गया? तो फिर से यहां पे बात आएगी पोलैरिटी। जिसकी पोलैरिटी, जिस कंपोनेंट की पोलैरिटी सबसे कम है वो सबसे ज्यादा ट्रैवल करेगा और जिसकी पोलैरिटी सबसे ज्यादा है वो सबसे कम ट्रैवल करेगा। ठीक है, सो इस हिसाब से यहां पे भी हम देखेंगे पोलैरिटी के हिसाब से इसका सेपरेशन हो गया। फिर से मैं रिपीट करता हूं, जिसकी पोलैरिटी सबसे ज्यादा है वो सबसे कम ट्रैवल करेगा और जिसकी पोलैरिटी सबसे कम है वो सबसे ज्यादा ट्रैवल करेगा। तो यहां पे हो गया सेपरेशन। ठीक है, यहां पे हमारा सेपरेशन होता है। अब इसको आगे और समझने की ट्राई करते हैं। मैं जैसे कि रिपीट फिर से करता हूं कि यहाँ पे जो हमारा सॉल्वेंट है वो यहां तक मूव हुआ है। ठीक है, इसको हम नोट करके रख देते हैं। अब मान लो कि ये जो सैंपल है इसने यहां तक कितना ट्रैवल किया है, इसने यहां तक कितना ट्रैवल किया है और इसने यहां तक कितना ट्रैवल किया है। ये ए, बी और सी, ये तीनों कंपोनेंट ने कितना ट्रैवल किया है उसकी हमको आरएफ वैल्यू हमको डिटरमाइन करना पड़ता है। सो हमने देखा कि कैसे यहाँ पे ए, बी और सी कंपोनेंट का आइसोलेशन हुआ है। सो यहाँ पे हमको आरएफ वैल्यू भी हमको डिटरमाइन करना पड़ता है। आरएफ वैल्यू, ओके, आरएफ वैल्यू को क्या कहते हैं? रिटेंशन फैक्टर। तो रिटेंशन फैक्टर कैसे डिटरमाइन होता है? तो रिटेंशन फैक्टर इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल बाय कंपोनेंट अपॉन डिस्टेंस ट्रैवल बाय सॉल्वेंट। ठीक है, ये है रिटेंशन फैक्टर का फॉर्मूला। ठीक है, और रिटेंशन फैक्टर हम ए का, बी का और सी का तीनों का हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसकी मदद से हमको क्या पता चलेगा कि एक्चुअली ये जो सैंपल है वो कौन सा सैंपल है। ये हमने आइसोलेशन तो कर लिया, लेकिन पता कैसे चलेगा कि ये सैंपल है कौन सा, ये ए कौन सा है, ये बी कौन सा है, ये सी कौन सा है। सो आरएफ वैल्यू की मदद से हम ये सैंपल को हम पहचान सकते हैं कि एक्चुअली ये क्या है। ये कुछ भी हो सकता है, वाटर हो सकता है, इथेनॉल, मिथेनॉल, नाइट्रोजन, कुछ भी हो सकता है, जिसकी मदद से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो कि रेफरेंस लिस्ट के साथ
जो हमारा रेफरेंस लिस्ट है उसके साथ हमको मैच करना होगा। जो हमारी RF वैल्यू है वो रेफरेंस लिस्ट के साथ मैच करके देखेंगे और उसकी मदद से हमको पता चलेगा कि कौन सा सैंपल ये है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि वाटर, इथेनॉल, मिथेनॉल कुछ भी हो सकता है, वो हम उसको रेफरेंस लिस्ट के साथ हमको उसको मैच करेंगे और पहचानेंगे कि ये कौन सा सैंपल है, सो ये कौन सा कंपोनेंट है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा आसान और बहुत ही ज्यादा यूज होने वाली टेक्निक है, वो जो इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत ज्यादा यूज होती है। सो हमने देखा कि कैसे TLC को हम परफॉर्म करते हैं, लेकिन एक इसके अंदर जानने वाली चीज ये है कि कुछ जो सैंपल होते हैं वो कलरलेस होते हैं। अगर कलरफुल सैंपल है तो उसका कुछ इश्यू नहीं है, लेकिन अगर मान लो कि हमारा जो सैंपल है वो कलरलेस है, ये हमारी TLC प्लेट, अरे बहुत ही ज्यादा मोटी हो गई है तो ये हमारी TLC प्लेट है। ओके, ये हमने यहाँ पे एक पेंसिल से लाइन ड्रॉ की थी और ये हमारा जो सैंपल है वो ट्रैवल हुआ था। ठीक है, अगर मान लो कि ये हमारा यहाँ पे जो सैंपल रखा था वो यहाँ पे मूव हुआ है और हमारा जो सैंपल है वो कलरलेस है, तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये कहाँ पे मूव हुआ है, हमको कैसे दिखेगा? अगर कलर है, मान लो कि रेड कलर का हमारा सैंपल है तो पता चल जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पे गया है, यहाँ पे गया है, यहाँ पे गया है। लेकिन जब अगर कलरलेस सैंपल होगा तो कैसे पता चलेगा? इसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स है, लेकिन हम सबसे जो कॉमन टेक्निक है वो दो डिस्कस करते हैं। तो मान लेते हैं कि एक यूवी लैंप है और दूसरा है नीन हाइड्रिंग टेक्निक। ठीक है, ये दो टेक्निक है जो कलरलेस सैंपल के लिए यूज होती है। तो यहाँ पे होता क्या है कि जब हमारा जो सैंपल है उसके जो कंपोनेंट है जो ट्रैवल हो जाते हैं, उसके बाद हमको TLC प्लेट को यूवी लैंप के अंदर रख के देखते हैं। तो यूवी लैंप के अंदर वो जो कंपोनेंट ट्रैवल हुआ है वो इजीली हमको दिखता है कि कौन सी जगह पे ट्रैवल हुआ है। तो यूवी लैंप की मदद से हम उसको देख सकते हैं। और दूसरा है नीन हाइड्रिंग। ये नीन हाइड्रिंग भी बहुत ही ज्यादा कॉमन टेक्निक है, जो एक्चुअली जो ग्रेजुएशन के जो लड़कियां जो प्रैक्टिकल परफॉर्म करती है ग्रेजुएशन के अंदर, जो उनको एमिनो एसिड का एक्चुअली सेपरेशन टेक्निक उनको होता है प्रैक्टिकल के अंदर, सेपरेशन ऑफ एमिनो एसिड। ठीक है, एमिनो एसिड के सेपरेशन के अंदर नीन हाइड्रिंग टेक्निक यूज होती है, जिसके अंदर क्या होता है, जब हमारा सैंपल ट्रैवल हो जाए तो इसके ऊपर नीन हाइड्रिन का स्प्रे करना होता है। ये TLC प्लेट के ऊपर नीन हाइड्रिन का स्प्रे करने के बाद थोड़ी देर उसको सूखने के लिए रख दिया जाता है। तो थोड़ी देर बाद इसके ऊपर लाल स्पॉट आ जाएगी। सो वो स्पॉट आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा जो कंपोनेंट है वो कितना ट्रैवल हुआ है। सो उसको आइडेंटिफाई करके हम उसका RF वैल्यू जो डिटरमाइन कर सकते हैं। जो उसके बाद की टेक्निक आपको पता ही है, लेकिन ये मेन इसका जो पॉइंट था कि अगर हमारा जो सैंपल है वो कलरलेस हुआ तो उसको हम कैसे देखेंगे कि वो कितना ट्रैवल हुआ है। तो उसके लिए ये यूवी लैंप और नीन हाइड्रिन टेक्निक, ये दो मोस्ट कॉमन टेक्निक है। इससे ज्यादा और भी बहुत सारी टेक्निक है, लेकिन हम अभी के लिए इसको हम सिर्फ यूवी लैंप और नीन हाइड्रिन टेक्निक हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सो ये था सबसे ज्यादा बेसिक्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। अभी हमने क्रोमेटोग्राफी का 1% भी नहीं पढ़ा है। ये सबसे कॉमन और सबसे बेसिक क्रोमेटोग्राफी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा कि कैसे सेपरेशन होता है, कैसा मोबाइल फेस और स्टेशनरी फेस का क्या फंडा है, कैसे सेपरेशन होता है, क्या है वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको और टफ लेवल के ऊपर लेके जाएंगे, जहां पे हम GC, HPLC वो सब डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। सो ऐसे ही एमर्स के साथ जुड़े रहिए और मिलेंगे नेक्स्ट संडे को एक नए टॉपिक के साथ। हम नेक्स्ट संडे को यही टॉपिक को और आगे लेके जाएंगे। लेकिन अगर आपको केमिस्ट्री के अंदर कोई भी डिफिकल्टी है और आप अगर 11th के या 12th के या BSc या MSc के कोई भी स्टूडेंट हो केमिस्ट्री के, सो आप अपनी डिफिकल्टी कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं। हम नेक्स्ट संडे को उसको भी डिस्कस जरूर करेंगे। सो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड लव। थैंक यू।